हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड पेपर सेकेंड। और आज हम इसमें पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक्स के कार्य। तो शुरू करते हैं। आधुनिक बैंकों के कार्य, फंक्शंस ऑफ मॉडर्न बैंक्स। इसको हम 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस, प्राथमिक कार्य और गौण कार्य। प्राथमिक कार्य है 2, रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स, यानी कि निक्षेप प्राप्त करना, जमाएं प्राप्त करना और लोन देना, ऋण देना। गौण कार्य में होंगे साख निर्माण कार्य, नोट निर्गमन कार्य, एजेंसी कार्य और सामान्य उपयोगी सेवाएं। इसके अलावा विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय। तो इनको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले निक्षेप प्राप्त करना या जमाएं प्राप्त करना। ये बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जनता से रुपया प्राप्त करके भंडार बनाना, जिससे वो क्या कर सके, बाद में उधार दे सके। छोटी छोटी मात्रा में व्यक्तिगत एवं संस्थागत बचतें जमा करते हैं बैंक। तो बैंक की ये क्या करते हैं? जमाकर्ताओं की बचत के आकार और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 4 प्रकार के खातों में रुपए जमा करते हैं। या मीन्स हम 4 प्रकार के खातों में 4 अलग अलग तरीकों से अपने डिपॉजिट्स जमा करा सकते हैं। फर्स्ट, स्थायी जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसमें निश्चित जमा तथा समयावधि जमा भी कहा जाता है, मीन्स टाइम डिपॉजिट भी इसको कहा जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो एक निश्चित अवधि तक अपनी बचत को जमा करना चाहते हैं। उससे पहले ये लोगों को वो राशि प्राप्त नहीं होती, मीन्स कोई पर्टिकुलर टाइम तक की सीमा के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5, 10 या लगभग 20 वर्षों की अवधि तक के लिए भी ये जमा किए जाते हैं। और इन पर अधिक दर से ब्याज चुकाया जाता है, मीन्स जमा कराने वालों को अधिक दर से ब्याज मिलता है। रुपया जमा कराने वाले को निश्चित जमा की रसीद मिलती है, जिसमें भुगतान की अंतिम तिथि और ब्याज की दरों का विवरण होता है। उसके बाद अंतिम तिथि जो होती है, उस पर ब्याज की रकम लौटाई जा सकती है या फिर पुनः जमा पर प्राप्त भी की जा सकती है, यदि वह व्यक्ति अगेन डिपॉजिट कराना चाहता है तो। ये धनी व्यक्तियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और सुरक्षा के साथ साथ बचत पर साधारण दर से अधिक ब्याज लेना चाहते हैं। कभी कभी ये खाते अनिश्चित काल जमा, इनडेफिनिट डिपॉजिट के रूप में भी होते हैं। बात करते हैं चालू जमा खाता, करंट अकाउंट डिपॉजिट के बारे में हम बात करते हैं। ये मोस्टली क्या होता है, ट्रेडर्स के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए होता है, व्यापारियों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों के लिए होता है, क्योंकि उनको बार बार भुगतान करने होते हैं और अनेक भुगतान करने होते हैं। तो इस प्रकार के खाते में क्या होता है, जब चाहे तब बैंकिंग कार्यावधि में रुपया जमा कराया जा सकता है। बैंकिंग के जो वर्किंग आवर्स है उनमें रुपया जमा कराया जा सकता है और चेक से निकाला भी जा सकता है, लेकिन इस खाते पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता। कुछ बड़े बैंक बहुत ही कम दर पर ब्याज चुका सकते हैं या चुकाते हैं और जमा से अधिक रुपया निकालने की सुविधा भी देते हैं, और उस सुविधा को क्या बोलते हैं, अधिविकर्ष। और उस पर मोस्टली हाई इंटरेस्ट रेट वसूल की जाती है, ताकि अनावश्यक उधार न लें, और जमाकर्ता को पासबुक और चेकबुक दे दी जाती है। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट की, बचत खाता की। बचत खाते में किस प्रकार की जमा होगी? बचत के पर्पज से। इस प्रकार के खाते में जो छोटे बचत करता है, सेविंग करने वाले जो लोग हैं, छोटी छोटी, जिनकी आय बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी आय है, तो वो छोटी छोटी बचतों से देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देते हैं। और जमाकर्ताओं को बचत की प्रेरणा, बचतों की सुरक्षा तथा बचतों पर ब्याज का लाभ भी होता है। जमा करने की कोई शर्त नहीं है, जब चाहे तब जमा करा सकते हैं, लेकिन वापस निकालने में कुछ कंडीशंस दे दी जाती है, और वो कंडीशंस ज़्यादा कठोर नहीं होती है। और ये खाते नौकरी पेशा और छोटे व्यापारियों के लिए होते हैं। और वैसे तो जो पश्चिमी देश है उनमें बचत बैंक अलग से है, लेकिन भारत में ये काम कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं काम। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग खाता भी इसी प्रकार का कार्य कर रहा है। वो सेविंग्स, छोटी छोटी जो सेविंग्स होती है उनको डिपॉजिट करने का काम करता है। अब बात करते हैं घरेलू बचत खाता, होम सेफ डिपॉजिट अकाउंट। यह उन लोगों में भी बचत को प्रोत्साहन देकर साधनों के संग्रह का तरीका है जिनको बचत की आदत ही नहीं है। छोटे बच्चों और बड़ों सब में आय की सीमितता के बावजूद बचत की प्रेरणा के लिए घर पे क्या होता है? गुल्लक, तिजोरी या बचत का डिब्बा होता है, जिसमें वो
थोड़ी थोड़ी रोज की रकम या वीक के हिसाब से जमा कराते हैं तो भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रकम हो जाती है गुल्लक के या तिजोरी के या डिब्बे के आधार पे। तो बैंक भी क्या करता है, बैंक के कर्मचारी के प्रथम सप्ताह में घर घर घूमकर जो कर्मचारी होता है वो ऐसी बचतें प्राप्त करता है और ग्राहकों को और स्वयं को लाभ प्रदान करता है। भारत में क्या हुआ, ये प्रथा डाकघर बचत खातों और बैंकों में है और इसमें ब्याज की दर कम है और निकालने की शर्तें कुछ कठोर होती है ताकि आपकी सेविंग्स को बढ़ावा मिल सके। अब बात करते हैं दूसरा जो प्रमुख कार्य है, प्राथमिक कार्य है, वो है एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ऋण देना। जितनी रकम जमा पर प्राप्त की जाती है उसका अधिकांश भाग बैंक क्या करता है, उधार या अग्रिम देकर लाभ कमाने के रूप में करता है। बैंक कम ब्याज दर पर रुपया जमा करते हैं और अधिक ब्याज दर पर उधार देते हैं जिससे उनको प्रॉफिट होते हैं और उधार देते समय धन की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। अब उधार की शर्तें क्या क्या है या उधार के तरीके क्या क्या हैं, उधार की विधियाँ क्या क्या हैं, किस किस प्रकार से लोन दिया जा सकता है। फर्स्ट हम बात करेंगे ऋण एवं अग्रिम, लोन्स एंड एडवांसेस। ये क्या होते हैं, उचित जमानत के आधार पर बैंक निश्चित अवधि के लिए किसी कार्य विशेष हेतु लोन या अग्रिम देते हैं। यह राशि नगद न देकर उस राशि को ऋणी के खाते में, जो लोन ले रहा है उसके खाते में जमा कर देता है और फिर वो समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार धन निकाल लेता है। संपूर्ण ऋण की वापसी पर ही ऋण का अंत माना जाता है, जब तक कि वो ऋण प्राप्त नहीं हो जाएगा ऋण का अंत नहीं माना जाता। ब्याज टोटल जो रकम होगी उस पर लगता है, ब्याज की दर अधिक होती है और जमानत पर ही सुरक्षा के आधार पर ये ऋण दिए जाते हैं, बिना सिक्योरिटी के ये लोन्स नहीं दिए जाते। बात करते हैं ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष की। चालू खातों में ये सुविधा दी जाती है जब बैंक के ग्राहकों को उनकी जमा रकम से अधिक रुपया निकालने की बैंक अनुमति दे देता है तो इसे अधिविकर्ष पुकारा जाता है और ये अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए दी जाती है और केवल विश्वास पात्र चालू खाता वाले ग्राहकों को ही दी जाती है और इसमें क्या होता है, ब्याज दर ज़्यादा होती है। इसके अलावा अधिविकर्ष में सरकार की नीति, केंद्रीय बैंक की ऋण नीति के साथ साथ ग्राहक की साख, ग्राहक की गुडविल का भी ध्यान रखा जाता है। बात करते हैं नगद साख, कैश क्रेडिट की। इसमें बैंक व्यापारिक माल, स्वीकृत प्रतिभूतियों, अंश व बॉन्ड आदि की जमानत पर ग्राहकों को निश्चित मात्रा में ऋण देता है। ग्राहक के खाते की रकम जमा कर ली जाती है और जमानत में दी गई वस्तुओं को बैंक अपने अधिकारीय संरक्षण में लेता है और ग्राहक समय समय पर ऋण चुकाता रहता है और अपनी जमानत की वस्तुएं लेता रहता है। बकाया राशि का ही ब्याज लिया जाता है। नगद साख और अधिविकर्ष में अंतर क्या हुआ कि नगद साख किसी को भी स्वीकार की जा सकती है पर अधिविकर्ष केवल चालू खाता वाले व्यक्तियों को ही दी जाती है। नगद साख जमानत पर 1 वर्ष के लिए और कुछ अधिक ब्याज दर पर दी जाती है, जबकि अधिविकर्ष बिना सिक्योरिटी के आपातकाल के लिए, मीन्स वेरी शॉर्ट टाइम के लिए और नगद साख के मुकाबले कम ब्याज पर दी जाती है। सबसे अधिक ब्याज किस पे वसूला जा रहा है इन दोनों में से, नगद साख पर। फिर बात करते हैं बिल तथा हुंडियों की कटौती, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स एंड हुंडीज। बैंकों द्वारा अपने जमाओं का सर्वाधिक भाग व्यावसायिक बिलों एवं हुंडियों के विनियोग के रूप में विनियोजित होता है। ये वे साख पत्र, क्रेडिट लेटर्स होते हैं जो उधार बेचे गए माल के भुगतान के वायदे या आदेश के रूप में निश्चित अवधि में देय होते हैं। उधार जो माल बेचा जाता है उसके भुगतान के वायदे या आदेश के रूप में एक निश्चित टाइम पर देय होते हैं, ड्यू होते हैं। विक्रेता भुगतान जल्द नकद में चाहता है। अब सेलर को क्या चाहिए, जल्दी से कैश चाहिए, जबकि क्रेता निश्चित अवधि के पश्चात पेमेंट करना चाहता है। तब बैंक क्या करता है, विक्रेता बिल या हुंडी को बैंक से कटौती करा लेता है या भुना लेता है। इसमें उल्लेखित राशि में से भुगतान अवधि तक का ब्याज बैंक काट करके, जो हुंडी में है उसका ब्याज काट करके जो सेलर है उसको कैश दे देता है और जो ड्यू डेट होती है उस पर जो परचेज करता है, क्रेता होता है, उससे भुगतान प्राप्त कर लेता है। अगर क्रेता मीन्स जिसने सामान परचेज किया है वो निश्चित तिथि पर इस बिल या हुंडी का भुगतान नहीं करता है तो बैंक क्या करता है, विक्रेता को उत्तरदायी ठहराकर उससे रकम वसूल कर लेता है, क्योंकि ये जारी कौन कर रहा है, ये विक्रेता बैंक से बिल या हुंडी को कटौती करा रहा है या भुना रहा है, इसलिए उससे वसूल करता है। अब बात करते हैं जो गौण कार्य सेकेंडरी, सेकेंडरी फंक्शंस जो हैं उसको फर्स्ट हम बात करते हैं
साख निर्माण कार्य, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। बैंक जनता से रुपया जमा पर प्राप्त करते और उधार देते हैं। इसमें जहां एक ओर जमाओं से ऋण उत्पन्न होते हैं, वहीं दूसरी ओर ऋणों से जमाओं को जन्म मिलता है। यह जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यूअस रहती है। इससे बैंक अपने नगद जमाओं से अधिक ऋण देने में समर्थ हो जाते हैं। अपने पास जो नगद जमा है उससे ज़्यादा ऋण देने में समर्थ हो जाते हैं। और बैंक नोटों का निर्गमन करके भी साख का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर साख निर्माण का कार्य नोट निर्गमन करके कौन कर रहा है? भारत का केंद्रीय बैंक RBI। दूसरे किसी भी बैंक को ये राइट नहीं है। फिर हम बात करते हैं नोट निर्गमन कार्य, इशू ऑफ पेपर करेंसी। पत्र मुद्रा विकास की प्रारंभिक अवस्था में अनेक व्यापारिक बैंक नोट निर्गमन का कार्य करते थे। कब? प्रारंभिक स्टेज में। 1935 से पूर्व कौन कर रहा था? इंपीरियल बैंक, जो कि अब क्या है? स्टेट बैंक है। और उस अन्य प्रेसिडेंसी बैंक कर रहे थे। लेकिन 1935 से रिजर्व बैंक को ही नोट निर्गमन करने का एकाधिकार है। अब हम बात करते हैं बैंकों के एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस ऑफ बैंक्स। इसे अभिकर्ता कार्य भी कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में सेवाएं प्रदान करते हैं। ये देखिए, इन कार्यों को हम यहाँ भी समझ सकते हैं। जमा प्राप्त करना, ऋण देना, साख का निर्माण, नोट निर्गमन, एजेंसी कार्य, सामान्य उपयोगी सेवाएं। जमा प्राप्त किस किस प्रकार से की जाती है? ये 4 खाते हैं, इन प्रकार से। ऋण इन प्रकार से दिया जा रहा है। साख निर्माण ये इस प्रकार से किया जा रहा है। नोट निर्गमन यहाँ किया जा रहा है। अब ये तो बहुत ही सिंपल से थे, इसलिए मैंने आपको वहीं पर समझा दिया। बात करते हैं एजेंसी कार्य। हालांकि ये भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। हाँ, अब बात करते हैं बैंकों के एजेंसी संबंधी कार्य। इसमें क्या होता है? बैंक कुछ सर्विसेज प्रदान करते हैं निःशुल्क और कुछ शुल्क लेकर के, मतलब कुछ फीस के या कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री में बिना किसी शुल्क के सर्विसेज देते हैं बैंक। और वो किस रूप में देते हैं? एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। अब रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बैंक के कार्यों को हम पढ़ें। फर्स्ट, चेक, हुंडी व बिलों के भुगतान संग्रहण, कलेक्शन ऑफ चेक, हुंडी एंड बिल्स। बैंक ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में उनके द्वारा प्राप्त चेकों, यानी कि जो उनको प्राप्त हो रहे हैं वो चेक, बिल या हुंडियों तथा अन्य साख पत्रों का भुगतान इकट्ठा करता है तथा संग्रहण कर ग्राहकों के खाते में जमा कर देता है। जैसे अगर मैंने कोई कार्य किया है कहीं पर और वहाँ मुझे उसके पेमेंट के रूप में चेक प्राप्त हुआ है, तो वो चेक मैं अपने बैंक खाते में लगाऊंगी। बैंक उस चेक के माध्यम से जो पैसा होगा उसका कलेक्शन करेगा और मेरे खाते में जमा कर देगा। स्थानीय सेवाएं प्राय निःशुल्क तथा और बाहर के साख पत्रों के लिए शुल्क वसूल किया जाता है। अब देखो, फ्री और फीस कब है? स्थानीय जो सेवाएं हैं, लोकल है, उसके लिए तो फ्री है। और बाहर आउट ऑफ द स्टेशन है, उसके लिए साख पत्रों के लिए कुछ फीस, शुल्क वसूला जा रहा है। सेकंड है ग्राहकों के भुगतान प्राप्त करना। उपयुक्त साख पत्रों के भुगतान के अलावा भी बैंक प्रतिनिधि के रूप में ग्राहकों के लाभांश, ब्याज, किराया, कमीशन आदि की राशि को भी एकत्रित करके ग्राहक के खाते में जमा करता है।